तो कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल चीज़ें जो कंपैरेटिवली, क्योंकि साइन इंग्लिश ये अपना मैथमेटिकल साइन वेव कॉस वेव को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं वो इसका मेन पार्ट है। तो टू स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले ये नाम सुन के क्या दिमाग में आता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का सिस्टम क्या है। इवोल्यूशनरी अगर तुम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को देखो तो पहले किस टाइप से कम्युनिकेशन होता था, चिड़िया के पैर में चिट्ठी बांध के उड़ा देते थे कबूतर जा जा जा, ये भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम था। फिर राजाओं के यहाँ फ़ोन तो होता नहीं था तब, तो राजाओं के कैसे खबर पहुँचाते थे, तो क्या मैसेंजर जाते थे, या मतलब वॉर में जैसे क्विक वो चाहिए, क्विक ट्रांजिशन चाहिए कि यहाँ पे खड़ा है सेनापति, वहाँ पे राजा का सिग्नल पहुँचाना है जो 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या करते थे सेट ऑफ ड्रम्स लगा देते थे, हर 1-1 किलोमीटर पे ड्रम लगा देते थे, 1 किलोमीटर तक ड्रम की आवाज़ आ सकती है। तो वहाँ से वो कुछ 3 डंडी मारता था, इसका मतलब कि सेनापति मर गया, मतलब कुछ ऐसे इस फॉर्म में, तो सब 3-3 डंडी मार के राजा तक खबर पहुँचाते थे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी काम की नहीं है। काम की चीज़ क्या है कि अब मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? टेलीफोन, ठीक है, टीवी, इंटरनेट, ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन यूनिट्स क्या होती है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए। इसका अपन एक कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मोबाइल पे तुमने कॉल किया, यहाँ से कॉल घुमाया और यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर लेट्स से श्रीलंका कॉल किया, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है? तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज़। वो कहाँ डाल रहे हो तुम? ऐसे चिल्ला के तो हम ऐसा नहीं चिल्लाए यहाँ से श्रीलंका वो पहुँच गई, हम मोबाइल में डाल रहे हैं। तो मोबाइल क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है उसे किस, तो एक साउंड का सिग्नल है जो ट्रांसमीटर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद वो एक ट्रांसमिशन चैनल पे चला गया। वो ट्रांसमिशन चैनल क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए? ये वातावरण में व्याप्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लपेट के वो चैनल के थ्रू टावर बाय टावर चला गया, श्रीलंका तक पहुंच गया। उसके बाद जहाँ पे भी जो भी बात कर रहा है श्रीलंका में, उसके पास फ़ोन है, उसने फ़ोन उठाया और उसका जो फ़ोन है वो रिसीवर का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन चैनल इतने दूर तक जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी आ सकता है, तो मतलब नॉइज़ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक 4-5 यूनिट्स हैं, ब्लॉक डायग्राम जिसे कहते हैं अपन कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये पता होना चाहिए हमें। तो उसके क्या क्या यूनिट्स हैं? इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। एक भी चीज़ इसमें से नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अच्छा, नॉइस अनवांटेड है, नॉइस नहीं होगी तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। नॉइस तो अनवांटेड है जो आ जाती है, ठीक है। तो ये बनाने हमें आना चाहिए, ये बना सकते हो तुम इसको। एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन की ब्लॉक डायग्राम बना दो कम्युनिकेशन सिस्टम का। या ऐसा आ सकता है व्हाट आर बेसिक यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये सब लिख देंगे उसमें अपन। एनसीईआरटी में से चैप्टर ही हटा दिया क्या? बोर्ड्स में नहीं आएगा ये चैप्टर, तो ये फटाफट करते हैं अपन। कोई मतलब लिखो मत इन सब चीज़ों की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, अब ये बस दिमाग में समझ में आ गया कि ब्लॉक डायग्राम्स का क्या होता है। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है बताओ? पॉइंट, जैसे मोबाइल पे हम बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट टू पॉइंट है या ब्रॉडकास्ट है? पॉइंट टू पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन सोर्स है और एक ही रिसीवर है। लेकिन टीवी में मैच देख रहे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं। तो एक बस वर्ड्स पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ डिफरेंट टर्म्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होंगी वो हमें पता होनी चाहिए। तो ट्रांसड्यूसर नहीं पता अभी हमें, इस पर गोला लगाओ। सिग्नल पता है, सिग्नल पता है,
क्या होता है सिग्नल? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करके जाता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नॉइस पता है? नॉइस पता है। ट्रांसमीटर पता है? ट्रांसमीटर भी पता चल गया, जो ट्रांसमिट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे मोबाइल में ट्रांसमीटर लगा होता है ना, ठीक है। रिसीवर भी पता है। एटेन्यूएशन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये समझेंगे। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है? बूफर तो मेरी, मैं तेरा एम्पलीफायर। क्या एम्पलीफायर का क्या मतलब है वहाँ पे? माइक इज जस्ट एम्पलीफायर, कि उसने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, है ना। मतलब एम्पलीट्यूड मान लो सपोज ए था तो 5A कर दिया, तो दैट इज एम्पलीफिकेशन। रेंज, रेंज क्या होती है वैसे? कितनी रेंज, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी लिया तुमने, तो उसकी कितनी रेंज है, कहाँ तक पहुँचेगा सिग्नल, है ना। या मोबाइल की रेंज कितनी है, यहाँ से कहाँ तक कॉल कर सकते हैं अपन, तो ये भी पता है। रेंज इज सिंपल था। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ कहीं सुनी है तुमने? हाँ, तो देखो मैं तुम्हें बैंडविड्थ, चलो ये अभी बताएंगे डिटेल में, बस वो तुमने ये देखा होगा FM जो आते हैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे कैच करते हैं। वो 103.5 मेगाहर्ट्ज़ रेड FM, नहीं सॉरी माई FM, नहीं विविध भारती, है ना। 93.5 रेड FM, 98.3 रेडियो मिर्ची। तो ये मतलब क्या है ये? तो उसके ऐसा 93.5 जैसे है वो रेड FM, तो 93.5 की जगह 93.6 कर दिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। थोड़ा सा इधर कर दिया तो अब क्या होता है कि एग्जैक्टली अगर जितने पे स्पेसिफाइड है उतने पे रखा तो शार्प एकदम HD आवाज़ आती है, लेकिन थोड़ा सा इधर चले तो फिर ब्लर होने लगता है, और थोड़ा और चलेगा तो बिल्कुल कैच नहीं करता। तो बैंड विड्थ बहुत नैरो है, वो जो विड्थ है ना उसके आसपास अपन ही रख सकते हैं उसे स्पेसिफिकली, तो दैट इज़ बैंड विड्थ। इसको और देखेंगे डिटेल में। मॉड्यूलेशन क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। मॉड्यूलेशन मतलब किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में लपेटना, इसका हिंदी में मतलब है लपेटना, कि हमने किसी चीज़ को किसी चीज़ में लपेट दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं अपन, तो पिज़्ज़ा घर पे कैसे आता है? ऐसा तो नहीं पिज़्ज़ा पकड़ के वो ऐसे फ्रिस्बी की तरह फेंकता है और हमारे टेबल पे लैंड, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, वो उसको लपेटता है, बढ़िया डब्बे में रखता है, पैक करता है, और वो प्लास्टिक के वो भी लगाता है ताकि उसका कागज़ उस पिज़्ज़ा के क्रीम पे ना चिपक जाए। तो प्रॉपरली इस फॉर्म में रख देता है वो कि थोड़े झटके वटके लग जाएँ ट्रैवल करते टाइम, तो भी कुछ दिक्कत ना हो। सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट, पिज़्ज़ा वाले कॉन्टेक्स्ट में तो समझ गए हम। कम्युनिकेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में मॉड्यूलेशन क्या है कि जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो मान लो सपोज तुमने यहाँ पे चिल्लाया, तो चिल्लाओगे तो कहाँ तक पहुँचेगी आवाज़ तुम्हारी मैक्सिमम? 2 किलोमीटर पर बहुत लाउड स्पीकर से भी चिल्ला लिया तो। बट हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम पे टॉक करते हैं हम मोबाइल पे, ये तो 2-2 हज़ार किलोमीटर पे बातें पहुँच जाती हैं। तो क्लियरली हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं जा रही है वो, है ना। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी और फ्रीक्वेंसी में लिपट के जा रहा है, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो उसको डिलीट नहीं होने देगी हमारी फ्रीक्वेंसी को। सो दैट दिस प्रोसेस कॉल्ड मॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी लपेट देना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेट किया किसी सिग्नल को, उसको डीमॉड्यूलेट भी करना पड़ेगा, है ना, जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा वो। दैट प्रोसेस कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। अच्छा, रिपीटर क्या है? रिपीटर इज़ ईजी, रिपीटर पर गोला लगाने की जरूरत नहीं है। रिपीटर क्या है? जैसे सिग्नल मान लो सपोज लाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ से हमने कॉल घुमाया, एक टावर पे गया, अब उस टावर से दूसरे टावर पे गया, तो वो बीच में जो टावर्स एक दूसरे के सिग्नल्स को कैच कर रहे हैं, दे आर रिपीटर्स, रिपीट कर रहे हैं वो सिग्नल को, है ना। तो रिपीटर इज़ लाइक वेरी सिंपल थिंग। तो इसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर मतलब कि हमारी जो आवाज़ है वो तो साउंड एनर्जी है, लेकिन मोबाइल साउंड डिटेक्ट करके किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ट्रांसड्यूसर इज़ अ ऐसी डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो लिखो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल
transducer converts a non-electrical signal like sound to electrical signal. Transducer converts a non-electrical signal like sound into an electrical signal. ठीक है, उसके बाद ट्रांसमीटर लिखो. सिग्नल लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सिग्नल का कोई समझ गया तुम, जो कॉमन सेंस से नोशन बन रहा है दिमाग में सिग्नल का, दैट इज सिग्नल. ट्रांसमीटर को लिख लो. अ ट्रांसमीटर मेक्स द इनकमिंग मैसेज, अ ट्रांसमीटर मेक्स द इनकमिंग मैसेज, a transmitter makes the incoming message suitable for transmission through a channel. Suitable for transmission through a channel. ठीक है. अटेन्यूएशन का ये मतलब होता है कि जब सिग्नल ट्रैवल करना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, वो है ना. लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इसका बहुत सिंपल सा सिचुएशन है कि यहाँ पे हमने खड़े होकर चिल्लाया तो हमारा साउंड सिग्नल धीरे धीरे वीक हो जाएगा, है ना. और अल्टीमेटली यहाँ से चिल्लाएंगे तो कोलार रोड तक तो आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी, हबीबगंज तक तो आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी, तो मतलब वो वीक हो गया. तो अगर उसकी वीकनेस को वीक ना हो और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन अटेन्यूएशन, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना. तो लिखो अटेन्यूएशन. व्हेन द सिग्नल प्रोपेगेट्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, व्हेन द सिग्नल प्रोपेगेट्स from transmitter to receiver, it loses some strength and it becomes weaker. This is known as attenuation. मतलब वीक हो रहा है सिग्नल, इस प्रोसेस को ही अटेन्यूएशन बोलते हैं. एम्प्लीफिकेशन उसको बढ़ा के रखता है. ठीक है. उसके बाद एम्प्लीफिकेशन लिखो. द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल इज इंक्रीज्ड बाय एन एम्पलीफायर. द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल इज इंक्रीज्ड बाय एन एम्पलीफायर. ठीक है. रेंज तो पता ही है, रेंज क्या है, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक हम सिग्नल को भेज सकते हैं. नो नीड टू राइट इट. नेक्स्ट लिखो बैंडविड्थ. दिस इज द विड्थ ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. दिस इज द विड्थ ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज that an electronic signal uses on a given transmission medium. That an electronic signal, शुरू से, this is the width of the range of frequencies this is the width of the range of frequencies that an electronic signal uses on a given transmission medium. It is expressed in terms of the difference
between the highest frequency signal, it is expressed in terms of the difference between the highest frequency signal and the lowest frequency signal and the lowest frequency signal. ठीक है, तो बैंडविड्थ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। ठीक है, उसके बाद लिखो मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन इज लाइक कि लिखो द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल्स, द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, cannot be transmitted to long distances by their own. They are superimposed on a high frequency wave. They are superimposed on a high frequency wave. They are superimposed on a high frequency wave, also called a carrier wave. Also called a carrier wave. This process is called modulation. ठीक है, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन लिखो, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। एट द रिसीवर एंड, at the receiver end, message is retrieved from the carrier wave, ठीक है। रिपीटर क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, एक जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि पिछले साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हम कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स की फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लेते हैं जिन्हें बैंडविड्थ कहते हैं। तो यहाँ सर्विस लिख रहे हैं और यहाँ उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी बैंड्स लिख रहे हैं। तो जैसे पहले तो ये बात मुझे ऐसे इंट्यूटिवली बताओ, दो सर्विस हैं। एक सर्विस है मैच टेलीकास्ट होने की, क्रिकेट मैच स्पोर्ट्स टेलीकास्टिंग की, और दूसरी सर्विस है जो हम फ़ोन पे बात करते हैं। तो बताओ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ज़रूरत है, बैंडविड्थ की ज़रूरत ज़्यादा कहाँ पर है? रीज़न ज़्यादा है ना, क्योंकि अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, पूरा सिग्नल वीडियो के फॉर्म में आ रहा है, ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ये पता है ना, एच न्यू फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी।
तो क्लियर सी बात है, अगर रेडियो की फ्रीक्वेंसी और टीवी टेलीकास्टिंग की फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन करें तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? रेडियो, है ना? टीवी की ज़्यादा होगी। तो FM रेडियो, अच्छा तुमने ये सुना होगा FM, AM, PM। रेडियो पे ऐसे 3 चीज़ें लिखी रहती थी। तो FM का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट किया। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया। PM फेज मॉड्यूलेशन, फेज को मॉड्यूलेट किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। FM रेडियो का स्पेक्ट्रम है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। सेल फोन्स 840 से 935 मेगाहर्ट्ज़। सैटेलाइट कम्युनिकेशन 3.7 से 6.42 गीगाहर्ट्ज़। और इसमें भी अब सेल फोन्स के भी कंपैरेटिवली, क्योंकि अब इंटरनेट बोले 4G स्पेक्ट्रम आ गया, 5G स्पेक्ट्रम आ गया, तो उनकी बैंडविड्थ भी बढ़ रही है धीरे धीरे। कि पहले जो जिसके लिए हमें केबल कनेक्शन चाहिए रहता था, वो अब हमें पर्याप्त ऐसे ही मिल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बाय चैनल, चैनलिंग के थ्रू कुछ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज लाइन वेव कम्युनिकेशन। लाइन वेव मत कहो उसे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कह लो। तो वैसे नाम तो तीनों लिख देता हूँ पहले, तो एक दिमाग में पिक्चर बनेगी। सेकेंड इज स्काई वेव प्रोपेगेशन, एंड थर्ड इज स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, इसमें से तुम्हें स्पेस वेव प्रोपेगेशन तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हमने सिग्नल सैटेलाइट पे भेजा, तो सैटेलाइट से वो टकरा के वापस आया। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन भी समझ में आ रहा होगा। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या है? जैसे वॉकी टॉकी है, वो एक ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का वो है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। या सिंपल टेलीफोन की जो लाइन वाले टेलीफोन्स हैं, वो भी ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इट्स वॉकी टॉकी। और स्पेस वेव के एग्जाम्पल क्या है? टीवी ब्रॉडकास्ट। तो जैसे ग्राउंड वेव को समझते हैं कि मान लो सपोज ये कोई शहर है, यहाँ से सिग्नल जनरेट हुआ और यहीं के यहीं सिग्नल इसको मिल गया।
तो ये बहुत छोटे रेंज के लिए ही है। वॉकी टॉकी बहुत ज़्यादा दूर तक काम नहीं करते। स्काई वेव प्रोपेगेशन इज़ लाइक दिस कि ये किस चीज़ को हार्नेस करता है वो समझते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फेयर है, उसमें कुछ आयन्स हैं, उसको अपन आयोनोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद एक ऐसी परत है जिसको अपन आयोनोस्फीयर कहते हैं, जो चार्ज है। तो क्या होता है, सिग्नल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म के थ्रू यहाँ गया, और जैसे ही वो इस आयोनोस्फीयर में आया, ये रिफ्लेक्ट बैक होता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह कुछ है ये, कि लाइट वेव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ट्रैवल बैक हो जाती है, तो ये आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल बैक हो गया। दिस इज लाइक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज़ नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह समझ सकते हैं। आयोनोस्फीयर से टकरा के ये वापस आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, कि एक शहर से बहुत 200-300 किलोमीटर दूर तक टकरा के वापस भिजवा सकते हैं। तो तीसरा है स्पेस वेव कम्युनिकेशन। तो स्पेस वेव में क्या होता है कि मान लो सपोज ये यहाँ पे एक कंट्री है, अक्रॉस कंट्रीज कम्युनिकेशन करना है। यहाँ साउथ अफ्रीका है, मान लो यहाँ इंडिया है, यहाँ पे चल रहा है मैच और टेलीकास्ट करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सिग्नल जाएगा सैटेलाइट पे के पास और सैटेलाइट इधर भेजेगी, स्पेस में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत अक्रॉस कंट्रीज जब करना है तो फिर स्पेस वेव प्रोपेगेशन का यूज़ करना पड़ेगा। है ना, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं ये। अच्छा, किसी कंट्री के पास सैटेलाइट नहीं है, मान लो सपोज, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास सैटेलाइट नहीं है, तो फिर मैक्सिमम कितने दूर तक वो भेज सकती हैं, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट होता है लाइन ऑफ साइट के थ्रू प्रोपेगेट करवाना। स्पेस वेव प्रोपेगेशन वाया एंटीनास विदाउट यूजिंग सैटेलाइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। तो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, एक कंट्री है कहीं पर, तो मान लो सपोज यहाँ से यहाँ पे सिग्नल भेजना है। एक ही कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री रशिया, अलग से रशिया के पास तो सैटेलाइट है, मान लो नहीं है, मान लो, तो क्या मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, टावर ऐसा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रांसमिटिंग टावर, और ऐसे जाएगी लाइन, सिग्नल ऐसे जाएगा, और इधर रिसीव करने के लिए इसकी हाइट भी, रिसीवर की हाइट इतनी होनी चाहिए। ये बात आ रही समझ, एज सिंपल एज इट इज। तो ये हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर है और ये हाइट ऑफ रिसीविंग टावर है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, अगर हम ज़रा सा कैलकुलेशन करें तो हम ये निकाल सकते हैं इसकी कितनी रेंज होगी। तो वो करते हैं अपन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज ऑल्सो
आर, और ये कॉमन है, लेट्स से दिस इज एक्स, कॉमन क्या है, ये भी आर ही है क्योंकि ये सेंटर ऑफ अर्थ है तो ये भी आर ही होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है और ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको डी टी बोल देते हैं, इसको डी आर बोल देते हैं। तो दोनों का जो सम होगा दैट इज़ लाइन ऑफ साइट का कितनी रेंज है वो आ जाएगी। तो ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है लगा देते हैं। इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो, इस वाले को, तो डी टी इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस उसका आर का स्क्वायर, तो ये दिस इज आर प्लस एच टी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज व्हाट आर स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर माइन प्लस टू आर एच टू माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये क्या बचा अंदर, टू आर एच टू क्या है, ये एच टी है। प्लस एच टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ज़रा सा अप्रॉक्सीमेशन खेलेंगे। क्या अप्रॉक्सीमेशन है कि भाई रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी है, 6400 किलोमीटर्स। टावर कितना होगा, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, है ना। चलो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर, तब भी कमी है। और उसका इसके कंपैरेटिव इसका स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो व्हाट इज डी टी, डी टी इज 2r ht अंडर रूट 2r ht। एंड सिमिलरली बताओ dr क्या होगा, व्हाट इज dr, 2r h। तो जो नेट रेंज है ऑफ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज अंडर रूट 2r ht प्लस 2r hr, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर एंड हाइट ऑफ रिसीविंग टावर, इस पर डिपेंड करके हम ये निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, अ टीवी टावर हैज़ अ हाइट ऑफ 60 meters। अ टीवी टावर हैज़ अ हाइट ऑफ 60 meters। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एरिया, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एरिया अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड, up to which TV transmission can be received. Radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meters. तो यहाँ पे बस एक टावर दिया हुआ है, टीवी टावर का हाइट दी हुई है, बताना है कि कितनी दूर तक पहुँचेगा और एरिया बताना है कितना कवर कर लेगा। तो ये टावर है, मान लो सपोज 60 मीटर्स का, तो कितनी पहुँचा सकता है, इस तरफ तो ये इतनी पहुँचा सकता है ये वाली, और इस तरफ इतनी पहुँचा सकता है, ठीक है।
तो टोटल कितनी पहुंचा देगा ये, दिस प्लस दिस, एंड दिस इज व्हाट, √2RH, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज √2RH। तो ये क्या हो जाएगा, √2 6.4 × 10⁶ इंटू हाइट ऑफ टावर, वो 2 बार ऐड करना है तो डबल, इतनी रेंज तक पहुंचा देगा। और एरिया कैसे निकालूँ, जो भी ये आया है उसका πd² कर देना है, तो एरिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, अब अपन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज़ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले ये सोचो। मॉड्यूलेशन मतलब कि हम जो मैसेज सिग्नल है उसको, काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी का है वो, उसको एक हायर फ्रीक्वेंसी जिसे कैरियर वेव बोलते हैं उसमें लपेट के भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाई इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की नीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिग्नल मर जाएगा। ठीक है, सिग्नल मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो ये, दूसरा कि जो पावर ट्रांसमिट होती है वो सिग्नल कैसे मर जाएगा उसको मैथमेटिकली समझते हैं कि जो पावर ट्रांसमिट होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ का स्क्वायर। तो अब मान लो सपोज तुम्हारे पास ये सिग्नल है तुम्हारी वॉइस का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसका मतलब वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो पावर तो बहुत कम होती जाएगी, तो इसलिए हमें कैरियर वेव चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन वेवलेंथ बहुत कम हो। वेवलेंथ उसकी बहुत कम रहेगी कैरियर वेव की, तो पावर डिमिनिश नहीं होगी और चलता जाएगा काम। ठीक है, अच्छा, और जो एंटीना है जो पावर एमिट कर रहा है उसको भी इतनी ही पावर एमिट करनी पड़ेगी, पावर ऑफ एंटीना ट्रांसमिटिंग के लिए। वन बाय लैम्डा स्क्वायर। अब हमारा जो लैम्डा है वो बहुत ज़्यादा है तो पावर ऑफ एंटीना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, रिसीविंग वाले एंटीना की भी कम होगी, तो उतनी पावर को रखने के लिए हमें एंटीना का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं तो हमें कितना बड़ा एंटीना लगेगा, हमको लगेगा कम से कम इस घर, पूरे घर की छत से बड़ा एंटीना, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसका साइज़ ऑफ एंटीना बढ़ जाएगा। जबकि कैरियर वेव में लपेट दिया अगर, तो उसको जरा सी जो डिश टीवी की छतरी है उतना बड़ा एंटीना चाहिए बस, है ना। तो अगर मॉड्यूलेट नहीं करेंगे तो पहली बात तो पावर ट्रांसमिट हो जाए, वो डिमिनिश हो जाएगी कि चलो मान लो सपोज़ यहीं से अगले घर पे भेजना है आवाज़ को, तो तब भी एंटीना का साइज़ बहुत बड़ा लगेगा, है ना। यहाँ से चिल्ला के मान लो सपोज़ वहाँ पे दूसरे के बाजू वाले घर पे हमको एंटीना में रिसीव करवाना है अपना जो बोल रहे हैं सिग्नल उसको, बट क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है यानी कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उसका साइज़ ऑफ एंटीना छोटा ही है तो कैच ही नहीं करेगा। तो उसके एंटीना को कितना बड़ा साइज़ चाहिए रहेगा, बहुत बड़ा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है ना? अच्छा, अब देखो एक और प्रॉब्लम कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम, मैं और हम मान लो सपोज 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों इकट्ठा बोलना शुरू किए। ठीक है, तो अब हमारी तुम्हारी जो इंसान बोल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी और सबकी फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर है। तो अगर मान लो हमने चलो बड़ा एंटीना लगा लिया, बहुत ही पास कम्युनिकेशन करना है, तो
हमारा सिग्नल इंटरमिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट करने के लिए कैरियर वेव का होना जरूरी है। ठीक है, तो सब लिखो इसमें, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। लिखो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। लिखो फर्स्ट, लिखो साइज ऑफ एंटीना। फर्स्ट, साइज ऑफ एंटीना। तो लिखो इसमें, फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल वी नीड एन एंटीना। For transmitting a signal we need an antenna. This antenna should have a size comparable to the wavelength of the signal. This antenna should have a size comparable to the wavelength of the signal. इसके बाद लिखो फुल स्टॉप। For an electromagnetic wave of frequency 20 kilohertz, for an electromagnetic wave of frequency 20 kilohertz, the wavelength is about 15 kilometers. The wavelength is about 15 kilometers. So obviously such a long antenna is not possible. Obviously such a long antenna is not possible, and hence direct transmission of signal is not practical. And hence direct transmission of signal is not practical. नेक्स्ट लिखो सेकेंड प्रॉब्लम, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। Effective power radiated by antenna, it is directly proportional to the square root of inversely proportional to the square root of wavelength. ठीक है, तो अब वेवलेंथ इतनी ज़्यादा रहेगी उसकी कि पावर कितनी सी रहेगी, बहुत कम, तो मतलब मर जाएगा सिग्नल, है ना। सो लिखो इसमें, देयरफॉर पावर रेडिएटेड बाय लार्ज वेवलेंथ, power radiated by large wavelength would be small. For such transmission we require high power and hence need of high frequency transmission. We require high power and hence need of high frequency transmission. ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा प्रॉब्लम, intermixing of the signals received by different transmitters. ठीक है, ये तीसरी प्रॉब्लम है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स रिसीव्ड बाय डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये अपने आप में सेल्फ एलेबरेटरी है कि इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इसलिए दिक्कत है।
तो अब मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी है, समझ गए बात को। पिज़्ज़ा को अपन ऐसे नहीं फेंक सकते कि बनाया कहीं ने पिज़्ज़ा और ऐसे फेंक दिया फ्रिस्बी की तरह। क्यों नहीं फेंक सकते? क्योंकि वो सारे पिज़्ज़ा एक दूसरे से टकरा जाएंगे, एक तो ये, और पिज़्ज़े के चीथड़े उड़ जाएंगे तो उसकी पावर लूज़ हो जाएगी, है ना। और कैच करने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा नेट लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मॉड्यूलेशन ज़रूरी है कि पिज़्ज़ा को पहले पैक कर दिया अच्छे से, उसके बाद एक ऐसे कंटेनर में रखा और बाइक पे लेके गया वो, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे छोड़ा जहाँ पे जाना है उसे। तो देयर इज़ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन करना सिग्नल्स का इसलिए ज़रूरी है। तो मॉड्यूलेशन कितने टाइप का होता है ये समझते हैं। तो बेसिक इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकेंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, and third is phase modulation. तो इनकी मैथमेटिक्स में केवल हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मैथमेटिक्स में जाना है, लेकिन समझना सभी है कि मॉड्यूलेशन का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो मान लो हाई वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी का ये मैसेज सिग्नल है, ठीक है। दिस इज मैसेज सिग्नल, ये हमारी आवाज़ है जिसको हमें पहुंचाना है। तो इसको किसी कैरियर वेव पे लपेटना पड़ेगा। तो वो कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, ये है कैरियर वेव, है ना। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो दिस इज कैरियर वेव, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करना है, इन दोनों को मिक्स करके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना है, तो वो कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम देखते हैं। तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इतनी ही रहनी है कैरियर वेव जितनी, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो जाएगा, है ना। कम ज़्यादा होता रहेगा, जो एग्जैक्टली इसका एम्पलीट्यूड है उसमें साइनोसॉइडली वेरी करता रहेगा। तो देखो कैसे दिखेगी ये हाइब्रिड सिग्नल जो इन दोनों का मिक्स करके ट्रांसमिट होगा, वो कैसा दिखेगा। तो ये शेल बनाई है ना, ये दिस इज़ नॉट द सिग्नल, दिस इज़ द शेल। शेल मतलब उसका एनवेलप है। अब देखो उसका एम्पलीट्यूड ऐसे मॉड्यूलेट होगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, इस शेल में दौड़ेगा और फ्रीक्वेंसी इसकी मैच करेगा वो कैरियर वेव की। क्या ये बात हजम हो रही है? ये जो वॉयलेट कलर से बना, ये तो बस रेफरेंस लाइन है। असली सिग्नल क्या है? ये है असली सिग्नल। और ये सिग्नल कैसे बना? मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव की ओवरलैपिंग में मॉड्यूलेट किसको किया? एम्पलीट्यूड को। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसा दिखेगा? इसकी और इसकी मेजर फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी, हाई फ्रीक्वेंसी ये है, बीच बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो अगर उसको बनाने की कोशिश करें, पहले इसको बना लो फिर अपन उसे बनाएंगे। दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव।
ठीक है, इसका मैथमेटिक्स भी समझेंगे अपन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होगा, मेजर फ्रीक्वेंसी इसी की रहेगी बट बीच में इसकी थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओवरलैप्ड होके, तो ये ऐसी बनेगी हाई फ्रीक्वेंसी, और बीच में थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी और फिर लो फ्रीक्वेंसी। ये मतलब एग्जैगरेशन के लिए बना रहे हैं वैसे अपन, ये मतलब ये इतना कम होगा जो समझ में भी नहीं आएगा, मतलब ये तो एग्जैगरेशन के लिए बना दिया कि इस रेंज में इसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर ये भी आ गई, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ सी गई कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी। जब फेज मॉड्यूलेशन में क्या मॉड्यूलेट होगा, इनिशियल फेज मॉड्यूलेट होगा ना, दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो फेज मॉड्यूलेटेड वेव कैसा दिखेगा, वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, बस फेज इधर उधर हो जाएंगे उसके, तो उसको बनाएंगे तो वो ऐसे ही बनेगा एक्चुअली में, है ना। फेज का मतलब क्या होता है, एसएचएम में फेज याद है, फेज क्या होता था, जैसे ये कैरियर वेव है, इसका फेज और इसका फेज सेम है क्या, तो कंपेयर किया ही नहीं सकता क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और किस पॉइंट से शुरू होके ये तो यहीं कंप्लीट हो गया इसका एक साइकिल, इसका तो यहाँ हुआ है। तो अगर फेज को मॉड्यूलेट करेंगे तो मान लो सपोज इस पॉइंट पे ये दोनों सेम फेज में, ठीक है, देखो शुरू हो रहे हैं दोनों एक ही पॉइंट से, लेकिन मान लो सपोज इस पॉइंट पे कंपेयर किया तो इधर फेज बदल गया इसका, फिर इस पे कंपेयर किया तो फिर बदल गया, फिर पता नहीं कब जाके ये फिर से सेम फेज में आएंगे। तो फेज भी वेरी करता रहेगा। तो फेज मॉड्यूलेटेड वेव भी कुछ ऐसी ही दिखेगी कि पहले तो बहुत खतरनाक चलती हुई, फिर जहाँ पे फिर फेज थोड़ा सा बराबर सा हुआ तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी डोमिनेट कर जाएगी और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिर जब फिर से सेम फेज में आए तो इसकी डोमिनेट कर जाएगी। तो फेज मॉड्यूलेटेड ऐसी ही दिखेगी। ठीक है, तो अब हमें मेथड ये हो गई अपनी फेज मॉड्यूलेटेड वेव। अब हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का मैथमेटिकल पार्ट समझना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल पार्ट नहीं समझना है, केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का मैथमेटिकल पार्ट समझना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो वी कैन राइट मैथमेटिक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो लेट्स से हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, इसको बोल देते हैं m। तो उसकी इक्वेशन लिख देते हैं अपन, a m sin ओमेगा m t।
एम इज सब्सक्रिप्ट, तो ये ए एम क्यों लिखा? व्हाट इज ए एम? एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, दिस इज द मैसेज सिग्नल। व्हाट इज ओमेगा एम टी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये किस में लिपटानी है? ये लिपटानी है कैरियर वेव में। सो दिस इज द कैरियर वेव। लेट्स से इसकी इक्वेशन है C इज इक्वल्स टू AC sin omega CT, where AC is the amplitude of carrier wave, omega C is the angular frequency, और ये ठीक है। तो अब हमें क्या मॉड्यूलेट करना है? हमें मॉड्यूलेट करना है एम्पलीट्यूड को। अच्छा, जो मैसेज सिग्नल जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ट्रांसमिट होके और लॉन्ग डिस्टेंस जाने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी कि ये होगी? कैरियर वेव की होगी। और कुल मिला के हमें इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को पकड़ के इसमें फिट करना है। दिस इज द प्रोसेस। तो मैथमेटिकली इसके एम्पलीट्यूड को पकड़ के हमें इसमें फिट करना है। इसका मतलब हमें इसके एम्पलीट्यूड के साथ छेड़छाड़ करके ये एम्पलीट्यूड भर देना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव की इक्वेशन, है ना, उसको ए एम बोल देते हैं। तो क्या सिचुएशन क्या है? एक मैथमेटिकली ये याद रखना हमें कि हमने इसके एम्पलीट्यूड को, मतलब इसके पूरी इस मैसेज सिग्नल को इसके एम्पलीट्यूड पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो चढ़ा दिया तो क्या होगा? इट विल बी, जो था उसमें उसका पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल चढ़ जाएगा, ए एम साइन ओमेगा एम टी, और जो है वो तो है ही है साइन ओमेगा सी टी। समझ आ रहा है? क्या किया? इसके एम्पलीट्यूड में, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में उस मैसेज सिग्नल को ऐड कर दिया और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हमने मॉड्यूलेट कर दिया। हियर दिस इज डन बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली ऑपरेट करके हमें कुछ रिजल्ट नसीब होंगे, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो एक काम किया, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे, तो इट इज़ ए सी प्लस ए सी इंटू साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम साइन ओमेगा सी टी ओमेगा एम टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, अच्छा, तो कुल मिला के ये तो क्लियर एक साइनोसोडल वेव बन गई। और यहाँ प्रोडक्ट में दो साइन है, प्रोडक्ट में दो साइन है, इसका मतलब सम में दो चीज़ें आ सकती हैं। जैसे अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो, साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 2, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 प्लस साइन आएगा या कॉस आएगा? कॉस साइन कटेगा, है ना, साइन कटेगा, कॉस कटेगा, प्लस होके तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। सही है, 2 आ जाएगा तो हाफ भी लगाओ। क्या समझ पा रहे हो उस चीज़ को? कुछ नहीं, इसको खोलो, इसको खोलो, तो ये क्या जनरेट करेगा? साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और बाय 2 है तो बाय 2 जनरेट, नहीं ये यहाँ नहीं आना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो ये कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस
कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन 1 थीटा 1 तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 डबल हो जाएगा, और ये इसको आधा करने के लिए कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कट जाएगा। तो दिस कैन बी एक्सपेंडेड इन दिस फॉर्म, तो इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बनेगा ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी इंटू टी और माइनस ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी इंटू टी। ठीक है, तो अब ये 3 साइनोसॉइडल फंक्शन मिल गए हमें, एक तो ये, एक ये और एक ये, 3 साइनोसॉइडल फंक्शन मिल गए। तो अब इसको गौर से देखो, इनमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, कैरियर वेव की ओमेगा सी। इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, कैरियर वेव। अच्छा, कॉस थी ए माइनस बी लिखो चाहे बी माइनस सी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो इसको ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम कर लो। तो यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और यहाँ कौन सी इन्वॉल्व है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो अब देखो बैंडविड्थ का चक्कर, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी मिल रही है सिग्नल में, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी मिल रही है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। जब ओमेगा सी बड़ा है या ओमेगा एम बड़ा है, ओमेगा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत छोटी है, मतलब ये अगर 1000 है तो ये तो 5-6 है। ठीक है, तो बैंडविड्थ अपन समझते हैं डायग्रामेटिकली। कि मान लो सपोज ओमेगा सी यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, एक और उससे पहले एक और चीज़, ओमेगा सी वाले कैरियर का मतलब ओमेगा सी वाले कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व, और उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका कितना है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बाई 2, इसका कितना है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बाय 2। ठीक है, तो ओमेगा सी हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ओमेगा सी का एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी। अच्छा, ए सी ज़्यादा होगा या ए एम बाई 2 ज़्यादा होगा, पता नहीं, तो डिपेंड करता है ए एम की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है। अभी तो बस हमें ये पता है कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बट एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये नहीं मालूम। ठीक है, तो अगर अपन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम यहाँ बनाते हैं, दिस इज व्हाट ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो इनकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी ए सी से कि कम होगी, पता नहीं हमें, है ना, वो तो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है उसकी। तो जो भी होगी मान लो कम बना ली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ है। इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी में सिग्नल होगा तो रिसीव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बैंडविड्थ हो गई इसकी। तो ये बैंडविड्थ कितनी लंबी होगी, ओमेगा एम इधर और ओमेगा एम इधर, सो व्हाट इज दैट, 2 ओमेगा एम। सो बैंडविड्थ इज 2 ओमेगा एम। एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू।
इट इज़ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। नॉर्मली इसको 1 से कम रखा जाता है डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के लिए, कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया है ना, मैसेज सिग्नल का ज़्यादा हो गया कैरियर वेव से, तो उसके एम्पलीट्यूड से बाहर निकल जाएगा तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा। सो इट इज़ जनरली लेस देन 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ है वो देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकली यही है, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट हो गई, वो मैथ्स हमें बताती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली इक्वेशन।